रहीम अज़ीज़ तलबा और तलबात, अस्सलाम वालेकुम। आपके सामने मैं हाज़िर हूँ सैयद नदीम अब्बास, बायो 10th क्लास की टीचिंग के लिए। और आज हम अपना लेक्चर नंबर 11 शुरू करेंगे और यूनिट 12 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल AMS हाई स्कूल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप तक हमारी वीडियोस बआसानी पहुंच सकें। तो आज हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 12। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिव्यू जो है वो गुज़श्ता टॉपिक का, कि गुज़श्ता जो टॉपिक्स थे वो हमारे कौन कौन से थे, गुज़श्ता लेक्चर्स में हमने क्या कुछ पढ़ा। गुज़श्ता हमारा जो लेक्चर था वो नेफ्रॉन के बारे में था, नेफ्रॉन किस तरह से काम करता है, और उसके बाद हमने ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, ये सारा जो स्ट्रक्चर है ये नेफ्रॉन का इनलार्ज करके दिखाया गया है। पहले जो आपको दिखाया गया था वो कलर नहीं था और इसलिए ये ज़रूरी समझा गया कि आपको ये जो स्ट्रक्चर है ये अल्ट्रा करके दिखाया जाए। ये किडनी है, किडनी में ये जो है इसका यूनिट नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन को इनलार्ज करके ये सारा दिखाया गया है। और ये सारे इसके पोर्शन है, ये वाला हिस्सा जो है ये रीनल कॉर्पसल्स का है, ये सारा जो है ये रीनल टेब्यूल का है, ये आगे उसकी कलेक्टिंग डक्ट है, इसमें ये ग्लोमेरुलस है, ये वुमेन कैप्सूल है, ये इसका हिस्सा प्रोक्सिमल कॉन्विलेटेड टेब्यूल्स, और ये जो है लूप ऑफ हेनले जो है, ये जो आपको नज़र आ रहा है लूप की सूरत में, ये लूप ऑफ हेनले है। ये वाला हिस्सा जो है ये डिस्टल कॉन्विलेटेड टेब्यूल है और जो पोर आउट होती है इनटू द कलेक्टिंग डक्ट और बाद में वो यूरेटर की तरफ चली जाती हैं। ये था हमारा प्रीवियस टॉपिक। आज हम आते हैं अपने आज के टॉपिक की जानिब, और आज जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है यूनिट चैप्टर 12, उसका नाम है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इसमें हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिज्म जो हैं वो किस तरह से कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करते हैं, उनमें सारे काम जो है वो किस तरीके से कोऑर्डिनेटेड होते हैं। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं कि कोऑर्डिनेशन क्या होती है। मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जितने भी पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहे होते, सभी का एक दूसरे पे इन्हिसार होता है, सभी एक दूसरे के साथ एक सीक्वेंस के साथ एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे होते हैं। तो इस तरह से सीक्वेंस से टिश्यूज़ और आर्गन का काम करना एक यूनिट की सूरत में, ताकि तमाम काम जो है वो सर अंजाम दिए जा सकें, तो इसको कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। इसकी एग्जांपल यूँ है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज के दौरान जो है हमारे सैकड़ों मसल्स जो होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, और साथ साथ ही जो ब्रेन होता है वो काम कर रहा होता है। फिर हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहा होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचाई जा सके। उसके साथ साथ हमारा ब्रीदिंग रेट तेज़ हो जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है वो तेज़ हो जाता है। ये सारे जो काम होते हैं वो एक दूसरे के साथ लाज़िम मलज़ूम हो जाते हैं, कोऑर्डिनेटेड हो जाते हैं। तो इस तरह से जिस्म के ऑर्गन और टिश्यूज़ का इस तरह से काम करना कि वो एक यूनिट की सूरत में काम करें, कोऑर्डिनेशन कहलाता है। कोऑर्डिनेशन जो होती है तलबा, ये दो किस्म की होती है, एक को नर्वस कोऑर्डिनेशन कहा जाता है, दूसरी केमिकल कोऑर्डिनेशन कहलाती है। नर्वस जिस तरह के नाम से ही जाहिर है, इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है, और केमिकल कोऑर्डिनेशन में एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हम बादज़ा तफसील से पढ़ेंगे। इसमें सारे काम जो होते हैं वो नर्व इम्पल्स के ज़रिए करवाए जाते हैं, जबकि इसमें केमिकल्स के ज़रिए करवाए जाते हैं। इसमें जो मैसेजेस डिलीवर किए जाते हैं वो
इन नर्व इम्पल्स की सूरत में एक नर्व जो होती है वो पैगाम लेके जाती है ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से, जबकि ये केमिकल जो होते हैं ये पोर आउट कर दिए जाते हैं इनटू ब्लड, और ब्लड अपने टारगेट तक पहुंचता है, फिर वो काम जो है वो सरंजाम दिया जाता है। तो इस तरह से केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। फिर हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। कोऑर्डिनेशन के 5 कंपोनेंट्स हैं: स्टिमुलाई, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, अफेक्टर एंड रिस्पॉन्सेस। और ये सारे जो होते हैं एक सीक्वेंस के ज़रिए काम करते हैं ताकि मुकम्मल कोऑर्डिनेशन हो सके। कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए इनका एक सीक्वेंस से काम करना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले हम देखते हैं स्टिमुलाई क्या है। स्टिमुलाई जो है प्लूरल है, जबकि इसका जो सिंगुलर है उसको स्टिमुलस कहा जाता है। स्टिमुलस है क्या? कोई भी एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर जो इफ़ेक्ट करे बॉडी को, उसको स्टिमुलाई या स्टिमुलस कहा जाता है। इसमें हीट है, कोल्ड है, सर्दी, गर्मी, प्रेशर या केमिकल इन्फेक्शन या माइक्रोबियल इन्फेक्शन, किसी किस्म का जिस्म में इन्फेक्शन का पैदा हो जाना, हरारत का बर्दाश्त करना, प्रेशर का बर्दाश्त करना, ये सारे जो एहसासात होते हैं जो किसी चीज़ का मुहर्रक बनते हैं, इनको उसको स्टिमुलाई कहा जाता है। उर्दू में इसको मुहर्रक कहा जाता है, जो ऐसा एजेंट, ऐसा फैक्टर जो किसी काम की तरगीब दे, उसको इफ़ेक्ट करे, उसको स्टिमुलाई कहा जाता है। मिसाल के तौर पे हमारा जो जिस्म है वो जब किसी गर्म चीज़ के पास जाता है या गर्म चीज़ को टच करता है तो हमें हरारत का एहसास होता है, हमें जलन का एहसास होता है। वो जो जलन या हरारत है वो स्टिमुलाई है। और फिर हम आते हैं रिसेप्टर्स की तरफ। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? ये ऐसे पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं जो महसूस करते हैं, जो रिसीव करते हैं स्टिमुलाई को। जो स्टिमुलाई को महसूस करने वाले पार्ट्स ऑफ बॉडी को कहा जाता है कि वो रिसेप्टर्स हैं। हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं ये रिसेप्टर्स के तौर पे काम करते हैं। सेंस ऑर्गन्स के बारे में आप जानते हैं कि हमारे सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं। आँखों से हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं, और हमारी जो स्किन है उसमें टच का एहसास होता है। तो फिर टेस्टिंग है, स्मेलिंग है, ये सारे जो है ये रिसेप्टर के तौर पे काम कर रहे होते हैं। रिसेप्टर जो होते हैं ये एक मैसेज जो है ये भेजते हैं कोऑर्डिनेटर के तौर पे। कोऑर्डिनेटर जो होते हैं ये सेंट्रल वर्किंग यूनिट्स होते हैं, और ये काम करते हैं कि इन्होंने मैसेजेस वसूल करने हैं और आगे हुक्म देना होता है कि आगे क्या करना है। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह किसी अदारे का कोई सरबराह होता है उस तरह तक पैगाम जो है वो डिलीवर किया जाता है, तो वो पैगाम पे फिर जो हुक्म अमल दरामद करवाता है, हुक्म देता है कि आगे कौन सा काम करना है, वो कोऑर्डिनेटर कहलाता है। तो कोऑर्डिनेटर में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो हैं ये जिस्म के अंदर होते हैं। मल्टी सेलुलर जो जानवर हैं उनमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है ये एज अ कोऑर्डिनेटर काम करते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है ये नर्व इम्पल्सेस को वसूल करते हैं रिसेप्टर से और आगे अफेक्टर को पैगामात पहुंचाते हैं। अब अफेक्टर क्या होते हैं? अफेक्टर जो होते हैं ये ऐसे पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं जिन्होंने कोई ख़ास फंक्शन परफॉर्म करना होता है। उस काम के नतीजे में जो रिसेप्टर जो है स्टिमुलाई के तौर पे वसूल करते हैं, उसका जो रिएक्शन होता है, उसका जो रद्द अमल होता है वो अफेक्टर्स ने शो करना होता है। मिसाल के तौर पे अब गर्म चीज़ की हमने बात की कि गर्म चीज़ को छुआ, उसको महसूस किया स्किन ने पैगाम भेजा स्पाइनल कार्ड को। स्पाइनल कार्ड ने फौरी तौर पे वो पार्ट्स ऑफ बॉडी या हाथ या मसल को पीछे खींचने के लिए कह दिया। अब ये जो हाथ या मसल जो पीछे की तरफ जाएगा ये अफेक्टर होगा। अफेक्टर जो रद्द अमल शो करता है, जो रद्द अमल दिखाता है, उसको हम कहते हैं कि ये अफेक्टर है। फिर हम आते हैं रिस्पांस की तरफ।
रिस्पॉन्स क्या होता है? वो रद्द अमल जो फैक्टर शो करते हैं उसको रिस्पॉन्स कहा जाता है। वही जो हम एग्जांपल करते चले आ रहे हैं उसमें हाथ को पीछे की तरफ खींच लेना, उसको कहा जाता है कि ये क्या है, ये उसका रिस्पॉन्स है। अनदर एग्जांपल, सनफ्लावर जो है वो सूरज की तरफ जो है जब उसका फेस होता है तो उसकी तरफ, सूरज की तरफ वो जैसे जैसे सूरज जो है वो मूव करता है उसके साथ साथ सनफ्लावर जो होता है वो मूव कर रहा होता है। तो इस तरह से उसकी जो मूवमेंट है वो उसका रिस्पॉन्स कहलाएगी। जो सूरज की रोशनी है वो क्या होगी, वो स्टिमुलाई होगी, जबकि जब उसकी मूवमेंट जो है किसकी, सनफ्लावर की, वो उसका रिस्पॉन्स होगी। तो अजीज़ तलबा, हमने आज ये कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन पढ़ा कि ये किस तरीके से काम करते हैं। स्टिमुलाई जो है ये एक मुहर्रक होता है, रिसेप्टर जो होता है वो उस मुहर्रक से तहरीक लेता है, उसको वसूल करता है, जबकि कोऑर्डिनेटर जो होते हैं वो अमल दरामद कराने वाले फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं, जिन चीज़ों ने, जिन पार्ट्स ऑफ बॉडी ने काम सर अंजाम देना होता है रद्द अमल के तौर पे, उनको कहा जाता है कि ये फैक्टर्स हैं, और रिस्पॉन्स जो होते हैं वो इसका रद्द अमल होते हैं। कोऑर्डिनेशन पढ़ा आज हमने कि कोई भी कोऑर्डिनेटेड एक्शन जो होता है जिसमें कोई भी काम जो एक मुनज़्ज़म तरीके से, एक तरतीब से होता है उसको कोऑर्डिनेटेड एक्शन कहा जाता है। कि जो पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते, एक दूसरे के साथ मरबूत होते हैं, जुड़े होते हैं, और एक लिंक के साथ और सीक्वेंस के साथ, तरतीब के साथ काम करते हैं। उस तरतीब को कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। तो अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आपको आज हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। इख्तिताम पे आपसे यही गुजारिश है कि आप हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें, बेल आइकॉन बटन को दबाएं ताकि आप तक हमारी वीडियोस बआसानी पहुंच सकें। अल्लाह हाफ़िज़।